नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्जुन यादव मैथ की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ नंबर सिस्टम की पहली क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस सेशन को आप लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसी तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली क्लास है उसमें हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन का पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जानते हैं कि नंबर्स होते, तो यहाँ कोशिश करते हैं जानने की कि नंबर्स होते कैसे क्या हैं और उनका क्या यूज है। तो जो नंबर्स होते हैं, अगर हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन लिखें तो यहाँ से निकल के आती है कि नंबर्स को यानी संख्याओं को दर्शाने वाली पद्धति नंबर सिस्टम कहलाती है। क्या हुआ दोस्तों? नंबर्स यानी संख्याओं को दर्शाने वाली पद्धति नंबर सिस्टम कहलाती है। जो भी नंबर्स होंगे इनमें जो भी पद्धतियां होंगी या जो भी डिविजिबिलिटी रूल या भाजता के नियम या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या जो भी इनमें नियम हैं या जो भी संख्या है वो सब पद्धतियां हमारी क्या कहलाएंगी? नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले होती है हमारे रियल नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या और ये हमारी होती हैं -1 -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, यानी -1 से प्लस के आंसर जो भी संख्याएं हमें मिलेगी वो हमारी कहलाएंगी वास्तविक संख्या या रियल नंबर। दूसरी जो संख्या होती हैं वो होती है हमारी इमेजिनरी नंबर। इन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। इन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और ये जो हमारी होती है वो होती है आयोटा के फॉर्म में। रूट के अंदर जब माइनस की वैल्यू आ जाती है तो वो हमारी होती है इमेजिनरी नंबर और इसे हम शो करते हैं आयोटा से। और आयोटा इस पार की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तीसरी जो संख्या होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा जो नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होते हैं। इन्हें हम शो करते हैं Z से और लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी आई के फॉर्म में। अगर इसका एक हम एग्जांपल लें तो हमें मिलेगा 5 प्लस 4i। तो ये जो नंबर होगा वो कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रियल नंबर भी है
और प्लस इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक है दोस्तों, एक बार और इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर को देखा। नंबर हमारे 3 प्रकार के मिले, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक नंबर और समस्या संख्याएं। वास्तविक नंबर जो होते हैं वो -∞ से +∞ तक। काल्पनिक नंबर जो होते हैं वो आयोटा के फॉर्म में होते हैं। और जो समस्या संख्याएं हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होती है। इनका जो फॉर्म होता है वो होता है a + bi, या एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं 5 + 4i। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनको और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं इंटीजर, इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक, और एक होते हैं अपने डेसिमल्स। यानी दशमलव। अगर रियल नंबर की बात करें तो वो इंटीजर्स में होते हैं और दशमलव, यानी एक तो नंबर हुए सीधे सीधे और एक होंगे अपने पॉइंट में। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हैं। जो इंटीजर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। यानी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो -∞ से होते हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक जो भी होते हैं वो होते हैं प्लस के इंटीजर तक, और इनके बीच में कहीं हमें मिलता है 0। तो अभी हमने देखा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं -∞ से +∞ तक। तो जो हमें नेगेटिव संख्याएं जो मिलेंगी वो कहलाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर, और हमें जो +∞ तक जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी हमारी पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। इन दोनों के बीच में हमें मिलता है 0। ठीक, तो 0 के बारे में हम लैंग्वेज लिखेंगे कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो 0 को ना तो हम धनात्मक में ले सकते हैं ना ही ऋणात्मक में। ठीक है, अब हम दशमलव संख्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम संख्याओं में आगे थोड़ा और जाते हैं तो हमें मिलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम बोलते हैं
हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। इनकी जो भी शुरुआत होती है वो होती है 1 से 2, 3, 4 और हम जा सकते हैं इंफिनिटी यानी अनंत तक। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक जो भी संख्या होती हैं वो हमारी कहलाती है प्राकृत संख्या। और दूसरी होती है होल नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और इनकी जो शुरुआत होती है 0 से होती है, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें, तो 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। और अगर हम होल नंबर की बात करें तो इनकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक जाती है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि होल नंबर को या पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलना चाहें कि जो पूर्ण संख्या होती है क्या वो प्राकृत संख्या होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर है उनकी शुरुआत हम 0 से कर रहे हैं और जो प्राकृत संख्या होती है उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। इसलिए हम होल नंबर या पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। लेकिन जब भी बात करेंगे प्राकृत संख्या की तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। इन नंबर्स के आगे और जाते हैं और देखते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे सम संख्या, इन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। और यहाँ हम पढ़ेंगे विषम संख्या, इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है साथियों, अगर हमें इवन नंबर या सम संख्या चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट की प्लेस पर आता है, चाहे वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से जब कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो हमारी वो जो संख्या रहेगी वो कहलाएगी आपकी सम संख्या या इवन नंबर। इसी प्रकार अगर हम ऑड संख्या की बात करें, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक इनके अलावा जो भी मिलेगा 1, 3,
5 7 9 1 3 5 7 9। अगर इकाई के अंक या यूनिट प्लेस पर अगर हमें इनमें से कोई नंबर मिला तो हमारी जो भी संख्या होगी, चाहे जितनी भी लंबी संख्या हो, वो कहलाएगी विषम संख्या। अगर इनमें से कोई नंबर है तो हमारी जो भी संख्या है वो कहलाएगी सम संख्या। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और यहाँ हम देखेंगे अभाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होती है वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड होती है। जब कोई संख्या किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाए या उसमें भाग चला जाए उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में जब किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, कहने का मतलब है अगर किसी नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 ऐसी संख्या जिसमें एक से भाग चला जाए और उससे भाग चला जाए, वो हमारी कहलाएगी अभाज्य संख्या। इसका अगर एग्जांपल लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 9 12 9 12 15 और डॉट इसी प्रकार से। 9 में 3 का भी भाग जा रहा है, 12 में 3 4 2 कुछ भी भाग जा रहा है, 15 यानी 15 में 3 का भी जा रहा है और 5 का भी। तो ये जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की तो यहाँ देखेंगे इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसके कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2। एक 1 होगा और फर्स्ट फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा स्वयं बाह्य संख्या। अगर एग्जाम्पल जानने की कोशिश करें तो 2 3 5 7 11 9 भाज्य नहीं है, सॉरी 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। इसलिए हमने ऊपर वाले 13 13 अगर हम यहाँ से देखें तो पूरे जितने भी आप भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ोगे उसमें केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर है। 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर है। यहाँ हम लिखेंगे कि 2 एक ऐसी भाज्य संख्या, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी भी है, जो सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक, बाकी की जितनी यहाँ हमें अभाज्य संख्या देखने को मिलेगी वो सारी की सारी और है, यहाँ विषम संख्या है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। एक बात और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। अगर 3 संख्या हम कोई भी लेते हैं, 3 अभाज्य संख्या, अगर हम कोई भी 3 अभाज्य संख्या लेते हैं और इनको जोड़ने पर या सम करने पर अगर हमें सम संख्या प्राप्त होती है
अगर इन्हें जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है तो उनमें से एक जो संख्या होगी वो 101% आपकी एक संख्या उसमें से 2 होगी। कहने का मतलब है अगर x प्लस y प्लस z इस पर सम संख्या आ रही है, सम संख्या अगर x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर एक सम संख्या आ रही है, एक्स वाई जेड हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इनको जोड़ने पर अगर कोई भी हमें एक सम संख्या मिल रही है तो इनमें से कोई भी आप एक नंबर यानी इनमें से एक नंबर 2 होगा, चाहे तो 2x हो सकता है, y हो सकता है या z, या तो z की वैल्यू 2 होगी या y की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर अगर सम संख्या मिल रही है तो उनमें से एक संख्या हमेशा कितना होगी, 2 होगी। और आगे जानते हैं, अगर हम यहाँ बात करें 1 से लेके 15 50 तक 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, और 101 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 15, 51 से लेके 100 तक जो होती है 10, और 101 से 200 तक जो संख्या होती है वो होती है अपनी 21। अगर किसी ने हमसे पूछा कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ क्या देखेंगे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी है 15, 51 से लेकर 100 तक 10, और 101 से लेकर 200 तक कितनी है 21। अगर हम 1 से लेकर डायरेक्ट 100 तक देखेंगे 15 और 10 कितनी हो जाएंगी 25। तो याद रखना है 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 है। अगर 1 से लेकर 200 तक की बात करें तो जो संख्या होगी वो होगी 46 यानी 46। अब बात करते हैं डेसिमल्स नंबर की। अब हम देखते हैं यहाँ डेसिमल नंबर। यानी दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्याएं। तो दशमलव जो संख्या होती है वो हम मान लेकर चलेंगे कितनी प्रकार की होती हैं, 2। एक तो होता है शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत। शांत को बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, डेसिमल,
और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, और इसको बोलेंगे हम अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा होगा 2.5, 3.45, 7.56। कोई भी एक निश्चित संख्या के बाद टर्मिनेट होता है। कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर से हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो नंबर का पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर उसे काट दे, पूरी तरह से काट दे, कोई भी रिमाइंडर हमारा कितना बचे 0, तो वो जो भी दशम संख्या बनेगी वो हमारी कहलाएगी शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ एक नंबर्स के बाद हमें हमेशा वो संख्या पूरी की पूरी तरह कट जाएगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होगी वो होगी 2 प्रकार की। सॉरी, पहले नॉन टर्मिनेटिंग को जानते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दिख ही रहा है कि अशांत है, यानी जब दशमलव शांत ना हो उससे में ज़्यादा दूर तक चला जाए। जैसे कोई भी एक नंबर लें 0.3451326 और चलता है। और भी एक एग्जांपल दे सकते हैं 3.666666 चलते चलते। तो अशांत जो दशमलव हो रहा है वो कभी खत्म नहीं होता, तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसा दशमलव जो कभी खत्म ना हो, चलता चला जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, यहाँ अशांत जो दशमलव होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, तो इन्हें जानते हैं। अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ जब हम एग्जांपल देख रहे थे तो हमने देखा था एक डेसिमल तो ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे, और एक जो डेसिमल ऐसे थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। ठीक, तो हम यहाँ डेसिमल को लिखेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यहाँ हम लिखेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, सॉरी, जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं दशमलव के बाद, उन्हें हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ऐसे नंबर जो ना तो बार बार रिपीट होते हैं और ना ही कभी टर्मिनेट होते हैं, ना ही इनका कोई अंत है। इनका अंत तो नहीं है, लेकिन रिपीटिंग नंबर बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और नॉन रिपीटिंग में जो भी नंबर आएंगे वो ना तो कभी रिपीट होंगे एक नंबर के बाद, और ना तो वो कभी खत्म होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे 2.6666 चलेगा, और इन्हें हम लिख सकते हैं 2.6 पे बार चढ़ा या बार वाले जो नंबर होते हैं। अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं 3.14231423 इसे हम लिख सकते हैं 1423 पर बार, क्योंकि एक निश्चित क्रम के बाद वो नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। और भी देख सकते हैं 5.1625617
6 2 5 6 1 डॉट डॉट डॉट। तो एक नंबर हम देख रहे हैं कि यही नंबर यहाँ है और यही नंबर यहाँ है। यहाँ हम लिख सकते हैं 5.62561 पे 12, या इन्हें 12 नंबर भी बोल सकते हैं। और 12 नंबर पे हम एक बात ध्यान रखनी है, जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम परमेय संख्या भी बोलते हैं। परमेय संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इन्हें जो लिख सकते हैं वो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम परमेय संख्या देखेंगे। यहाँ जो परमेय संख्या है इन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे इनकी बात करेंगे कैसे लिख सकते हैं। अब आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर जो ना तो कभी रिपीट हो और ना तो खत्म हो। 0.1 2 3 4 5 3 6 9 2 1 5 डॉट 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 चलेगा। ये नंबर एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट नहीं होगा। आप कहीं से भी बुला लीजिए तो ये नंबर आपको बार बार रिपीट होता नहीं मिलेगा। अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे 1.673215312 डॉट 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 चलेगा। डॉट 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 कहीं इसका अंत ना, चलते चले जाओ। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो हमारे कहलाएंगे नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम परमेय और अपरमेय संख्या को जानेंगे। परमेय संख्या इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, और एक होती है अपरमेय संख्या। इसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एक तो होती है परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वो कहलाती है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या वो कहलाती है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक। अब अगर परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी नंबर हुआ, जैसे 2 3 1 5 3%, 3%, 25%, 0.3 और 22/7। और अपरमेय संख्या दो संख्या होती है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में, अपरमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते। तो यहाँ जैसे, और यहाँ एक नंबर और नोट करेंगे, और 3.6 बार 9.32 बार नंबर जो होते हैं कौन से नंबर होते हैं? परमेय संख्या। फिर भी हम इन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनके एग्जांपल में जो भी नॉन रिपीटेड डेसिमल होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? अपरमेय संख्या। जैसे 4.31567 कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। पाई, √2, √3, √5, यूलर नंबर। ठीक है दोस्तों, रूट के ऐसी संख्या जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, उनके वो जो
संख्या होंगी वो कहलाएंगी अपर्मेय संख्या, और जिनका हम रूट ले लेते हैं वो होती है परमेय संख्या। इनकी जब हम वैल्यू काउंट करेंगे तो निकालते जाएंगे और खत्म नहीं होगा। और यूलर नंबर और पाई का वैल्यू बाईस के साथ यहाँ देखिए, और यहाँ है पाई। वास्तव में पाई जो 22/7 की जो वैल्यू होती है वो कुछ अंकों तक पाई के समान ही होती है, लेकिन जो 22/7 है उसे हम परमेय संख्या लेते हैं, और जो पाई होता है वो होती है हमारी परमेय संख्या, क्योंकि इसका मान कभी भी खत्म नहीं होता है और लगभग निकालते जाएंगे और खत्म नहीं होगा। इसलिए यह कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ और बातें जानने की कोशिश करें तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, और कुछ अगर हम देखें तीन लगातार अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो 3 लगातार अभाज्य संख्याएं आपकी रहेंगी 3, 5 और 7। ये जो सेट होता है 3, 5, 7 का ये जो सेट होता है वो 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का सेट होता है। अगर आपको 3 लगातार अभाज्य संख्या बोली जाती है तो वो हमेशा 3, 5 और 7 रहेंगे। और अगर एक के बारे में बात करें तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य।